दोस्तों नमस्कार। आज हम बजट पे चर्चा करेंगे और बजट में हमारा होगा यूनियन बजट 2023-24 का। ठीक है, तो बजट के बारे में ये एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड वीडियो होगा। इसमें हम सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बजट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बजट को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कल हमने जो आपको पढ़ाया था सेंसस, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं। और ये ऐसे सवाल हैं कि कल का अगर आपने वीडियो किया होगा तो सारे सवाल आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब बिहार, ये पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी जगह जहाँ पे लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पाया जाता है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप देखेंगे नहीं, ईमानदारी से आप इसके आंसर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कितना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 4 सवाल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए कैसे फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है, एकदम डेटा पे पूछा जाता है सेंसस से सवाल। तीसरा क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन एससी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट के लिए कितना सीट रिजर्व है बिहार में, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लोकसभा में इलेक्टेड फ्रॉम बिहार, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये भी आप बना देंगे। ठीक है, चारों सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले आप आंसर दे देंगे, फिर आप कमेंट में लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। चलिए बजट पढ़ते हैं हम। देखिए अगर बजट की बात करें तो ये बजट है 2023-24 का। ये आया कब है? आया है 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2023। तो जो भी बजट होता है वो सरकार का अपना रोड मैप होता है कि हम आने वाले साल में क्या करेंगे। मतलब यह जो बजट आया है यह बता रहा है कि हम 1 मार्च 2023 से 1 अप्रैल हो गया यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हम क्या खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, किस डिपार्टमेंट में, किस मिनिस्ट्री में कितना खर्च करेंगे और क्या हमारा रोड मैप होगा वह बताता है। ठीक है, तो 1 फरवरी 2023 को यह बजट आया है। और आपने हमेशा सुना होगा कि अमृतकाल चल रहा है, हर पीएम के भाषण में होता है, चाहे हर नेता अपने अपने भाषण में बोलते हैं। तो यह जो अमृतकाल है, कहा जा रहा है कि अमृतकाल का यह पहला बजट है। यह सवाल आपसे बन सकता है कि अमृतकाल का पहला बजट है कि दूसरा बजट है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। याद रखिएगा अमृतकाल का यह पहला बजट है। किसने इसको पेश किया है? निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वहीं की है। आर्टिकल 112 के तहत होता है। ये सब बहुत फैक्चुअल चीज़ें कई बार बताया गया है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 112 है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बजट का अगर हम साइज की बात करें, बजट का कितना साइज है, ये डायरेक्ट सवाल बनता है कि यूनियन बजट 2023-24 है, इसका साइज कितना है। तो एकदम डेटा याद रखिएगा, 45,03,097 करोड़। ठीक है, ये सब करोड़ में है। अगर शॉर्ट में बोल रहे हैं तो 45,03,45 याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा वहाँ से। हमने बताया है, मतलब वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट का जो आने वाले टाइम में 2023-24 की बात करें तो हम 7% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। ये याद रखिएगा, सवाल बन सकता है। बजट का साइज क्या है? 45 लाख करोड़ रुपया। बजट का ग्रोथ रेट क्या रहेगा हमारा आने वाले टाइम में? 7% रहेगा। बजट आया है तो इसमें कुछ काम भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? समावेशी। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। तो अब आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम करिएगा तो कुछ इसका टारगेट भी बनाए होंगे कि हम कहाँ पे काम करेंगे, कहाँ पे फोकस एरिया होगा मेरा। तो इन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट में 3 फोकस एरिया बनाया है। पहला फोकस एरिया इनका क्या है? यूथ। इन्होंने बोला है कि हम यूथ पे काम करेंगे और यूथ को हम ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपनी उम्मीद और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जैसे यूथ को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, है ना, और नौकरी करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए जिसके लिए जेंडर वगैरह का बायसेस नहीं हो। ठीक है, मतलब एक अच्छा माहौल होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, डेवलपमेंट पे काम करेंगे और साथ में हम रोज़गार पे काम करेंगे। बात वही है। ठीक है, वही बातों को घुमाया फिराया जा रहा है।
तीसरा अगर बात करें हम, तीसरा बात करें तो ये कहेंगे कि हम इकोनॉमी को स्टेबल बनाएंगे। मतलब कोई ऐसा झटका नहीं देंगे इकोनॉमी को कि रातों रात लोगों को डर बने कि हमारा क्या हो सकता है। जैसे देखेंगे आप, जीएसटी आया था, बहुत लोगों को रोज़गार चला गया, नोटबंदी आया, बहुत लोगों को रोज़गार चला गया। तो हम इकोनॉमी को स्टेबल बनाने का काम करेंगे कि अगर आप देखिए, कोई भी आदमी अगर स्टार्टअप खोल रहा है, चाहे कोई छोटा कंपनी लगा रहा है, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो उसके दिमाग में पहला बात आता है कि इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं। अगर कल हो के ऐसा जीएसटी टाइप योजना आ गया, आप नए अगर स्टार्टअप लगाएं तो फेल हो गया। तो हम इकोनॉमी को स्टेबल बनाएंगे जिससे लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की एक उम्मीद जगेगी और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए 3 पिलर पे ध्यान दिया गया है। आप इसको याद करेंगे, सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब जब बजट आया है, बजट का हमारा साइज कितना है? बजट का साइज है 45,03,097 करोड़ है। अब देखिए, बजट में 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू, एक होता है फिजिकल। ठीक है, ये तो पूरा हमारा साइज हो गया बजट का। लेकिन हम इसको 2 तरीके से खर्च करेंगे। जैसे देखिए, आपका घर से खर्च आता होगा, मान लेते हैं 15,000 आया। 15,000 में आप क्या करते हैं? फूड में खर्च करते हैं, फिर रेंट देते हैं, फिर बुक खरीदते हैं, फिर फेयर देते हैं, कहीं आते जाते हैं तो फेयर देते हैं, मानते हैं कभी KFC घूमने फिरने गए वहाँ देते हैं, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है, तो यहाँ भी खर्च करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खर्च होता कैसे है। सरकार कहती, सरकार को छोड़िए, आप अपने समझिए। फूड में आपने खर्च किया, ये आपका रेवेन्यू आएगा। रेंट दिया आपने, वो भी रेवेन्यू दिया। बुक आपने खरीदा, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। फेयर दिया, ये भी रेवेन्यू है। KFC में गया, ये भी रेवेन्यू है। और गर्लफ्रेंड, ये तो रेवेन्यू है, ये है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखिए, कैपिटल रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि पूंजीगत होता है। कैपिटल मतलब पूंजीगत होता है, वो इन्वेस्टमेंट मतलब वो खर्च आपने किया जो बाद में मल्टीपल इफेक्ट उसका होगा। जैसे आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई किया तो क्या होगा? नौकरी हो लगेगा, नौकरी रहेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और आगे चल के आपको हर महीने सैलरी मिलेगा, है ना। लेकिन आप खाना खा लिए, KFC में कितना भी बढ़िया खाना खा लिए, इसका कोई मल्टीपल इफेक्ट है? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फेयर दे दिया, आप वहाँ तक पहुँच गए, इसका कोई मल्टीपल इफेक्ट है? आने वाले दिनों में कुछ होना है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं होना है ना। तो अलग अलग बात है। देखिए, आप ये बुक जो हुआ आपका कैपिटल हो गया, बाकी सारा आप देखेंगे आपका रेवेन्यू हो गया। तो आपका अगर अपने आप पे देखेंगे ना, तो जो आमदनी 15,000 आपका आता है घर से खर्च, उसमें मैक्सिमम जो पैसा होता है आपका रेवेन्यू में खर्च होता है, कैपिटल में कम होता है। कितना किताब की कॉपी खरीदते हैं आप? और किसी भी व्यक्ति का ना ज़्यादातर खर्च रेवेन्यू में होता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे, सरकार का भी ज़्यादातर खर्च जो होता है रेवेन्यू में होता है। ठीक है, सरकार का कैपिटल में कम खर्च होता है, रेवेन्यू में ज़्यादा खर्च होता है। अब जैसे देखिए कैसे होता है। सरकार कितना हॉस्पिटल बनवाती है? कम बनवाती है। एजुकेशन पे कितना ध्यान देती है? कम ही देती है। यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू में जो सरकार का खर्च है वो देखेंगे 35,02,136। बस एक डिजिट याद रखेंगे, 35 यहाँ पे या एक डिजिट याद रखेंगे 45, यहाँ पे 35। ठीक है, ऐसे काम चल रहेगा। तो 45 में से 35 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10,00961 लाख करोड़। ठीक है, तो अगर हम बोलें आपको कि हमारा टोटल बजट है कितना? 45, इसमें हमारा रेवेन्यू कितना गया? 35, और कैपिटल कितना गया? 10 लाख करोड़। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका हो गया। ऐसे याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप टिक मार सकते हैं सही आंसर को। ठीक है, सरकार अब रेवेन्यू में सरकार का क्या आता है? आप SDM बनेंगे, DSP बनेंगे, तो आपको सरकार सैलरी देगी। मतलब प्रशासन में जो खर्च करती है, वो आपको गाड़ी देगी, भत्ता देगी, सैलरी देगी, ये सारा खर्च रेवेन्यू में आता है। कैपिटल में क्या आता है? सरकार अगर स्कूल खोल देगी, हॉस्पिटल खोल देगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि एक जो आर्मी है इंडियन गवर्नमेंट की, आर्मी किस में आएगी? आर्मी में तो बहुत खर्च लगता है, सैलरी तो भी रहती है, लेकिन आर्मी एसेट भी है। अगर आर्मी नहीं रहे तो अगर मानते 1 महीना के लिए आर्मी को ख़त्म कर दिया जाए, आर्मी को बुला लीजिए वापस, क्या होगा? चाइना और पाकिस्तान घेर लेगा। आपकी जो सॉवरेनिटी है, अखंडता है देश की, ख़त्म हो जाएगी। तो आपके लिए जो आर्मी है एक एसेट है, पूंजी है। पूंजी है तो ये क्या हो गया? कैपिटल भी हुआ।
लेकिन इस आर्मी में आप जो सैलरी देते हैं, भत्ता देते हैं, इनको जो आप ड्रेस देते हैं, जो भी खर्च इन पे होता है, इनके फूड में जो खर्च होता है वो रेवेन्यू में आएगा। तो आर्मी एक ऐसा चीज़ होता है, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, अगर कोई मतलब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा सेक्टर है जो रेवेन्यू में भी आता है, कैपिटल में भी आता है, वो सेक्टर आपका डिफेंस दोनों में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, इसको याद रखेंगे। जो डिफेंस है वो कैपिटल रेवेन्यू दोनों में आता है। आप बड़े बड़े राफेल खरीदते हैं, वो क्या है आपके लिए एसेट है, वो कैपिटल हो गया आपके लिए। लेकिन राफेल को चलाने में जो आपको फ्यूल लगता है, जो पैसा लगता है, वो आपका रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है, ये सब आप फैक्टर याद रखेंगे। अब चलिए, जब पैसा आएगा हमारे पास, बजट हो गया, मानते 1 रुपया हमारे पास आया, तो सरकार कहाँ खर्च करेगी? पहले तो हम देखेंगे पैसा आएगा कहाँ से। जो हमने यहाँ पे देखा कि 45 लाख करोड़ का हमारा बजट है, तो ये तो पैसा इतना आएगा, तो कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ पे जाएगा, दोनों चीज़ देखेंगे। और यहाँ से सवाल बनता है। ऊपर का 3 जो टॉप है हम याद कर लेंगे। कहाँ से पैसा आता है? सबसे ज़्यादा पैसा आपको आता है उधार से। हम सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से लेते हैं? उधार से लेते हैं। ठीक है, 34%, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को याद रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें कहाँ से पैसा आता है, तो ये हो गया आपका, दूसरा ये नहीं होगा, दूसरा होगा जीएसटी से आता है 17%, 2 नंबर पे ये हो गया। ठीक है, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे आता है कॉरपोरेशन टैक्स, 3 नंबर पे हो गया। मतलब आप याद रखेंगे, हम सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। उसके बाद जीएसटी जो कलेक्शन होता है वहाँ से पैसा आता है, और तीसरा हो गया आपका निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। ये 3 याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक हो गया 34%, जीएसटी से हो गया आपका 17%, कॉरपोरेशन टैक्स से हो गया 15%। देखिए 5-5 डाटा दिया रहता है, 5 की ज़रूरत है नहीं, 3 आपको याद है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हम उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आपका काम चल रहा है, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। अब इतना तो पैसा आ गया आपके पास। अब पैसा जब आया है तो खर्च कहाँ से करेंगे, किस मद में आप खर्च करते हैं? तो आप जब सबसे ज़्यादा उधार लीजिएगा तो इसका ब्याज भी तो आप चुकाइएगा ना जी। तो सबसे ज़्यादा उधार लेंगे तो ब्याज आप ही चुकाएंगे, तो सबसे ज़्यादा हम ब्याज चुकाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं। कितना परसेंट हम देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट? 20%। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट 20%। ठीक है, दूसरा अगर जीएसटी आप लेते हैं तो जीएसटी में आप देखते हैं एक होता है CGST, एक होता है SGST। मतलब सरकार जो जीएसटी कलेक्शन करती है उसमें सेंटर का भी हिस्सा होता है और स्टेट का भी हिस्सा होता है। तो जीएसटी तो चला जाता है सेंटर के पास, स्टेट वाला हिस्सा सेंटर देती है बाद में। जैसे आप देखेंगे कई मुख्यमंत्री चाहे कई राज्य अपना क्लेम करते हैं कि केंद्र सरकार हमारा जीएसटी का पैसा अभी तक नहीं दी है। तो आप जो यहाँ पे 17% लिए हैं, इसमें स्टेट का भी तो फंड है, तो स्टेट वाला तो आप दिए नहीं है, तो आप जीएसटी वाला स्टेट जीएसटी का जो SGST से पैसा आता है, मतलब जीएसटी का टैक्स वगैरह से पैसा वहाँ पे आप खर्च करते हैं। ठीक है, 3 नंबर पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है। जैसे आप देखेंगे बिहार में चलता है शिक्षा के लिए स्कीम चलता है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है बिहार में, उसको फंड कौन करता है? भारत सरकार करती है ना। तो ऐसा चाहे जो भी उज्ज्वला योजना हो गया, जो भी केंद्र सरकार की योजना है, बिहार में चल रही है, तो बिहार में चलाने के लिए चाहे किसी भी स्टेट में चलाने के लिए जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होता है उसमें केंद्र सरकार देती है पैसा। ये हो गया 3 नंबर पे, इसमें लगता है 17%, ये हो गया 18%। ठीक है, आप याद रखेंगे। ये तो आप समझ गए कि कैसा पैसा हम सबसे ज़्यादा उधार लेते हैं, फिर जीएसटी से हमारे पास आता है, फिर तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, सबसे ज़्यादा हम ब्याज देते हैं 2 नंबर पे, स्टेट को देते हैं जीएसटी का पैसा, 3 नंबर पे गवर्नमेंट का स्कीम चलता है वहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए हम 45 लाख करोड़ का हमारा बजट है, मान लेते हैं 45.03 है। ठीक है, लेकिन हमको जो बजट हम बनाए हैं 45 लाख करोड़, क्या इतना ही हमारा खर्च होगा? ये तो ज़रूरी नहीं है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। देखिए 45 लाख करोड़ का हमारा बजट है, अगर हम इससे कम खर्च किए, ये बहुत दुखदाई होता है कि पैसा सरकार के पास था, देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार पैसा ना खर्च कर पाई, ये बहुत ख़राब सिचुएशन होता है। लेकिन सरकार कभी कभी होता है कि 45 लाख करोड़ का तो बजट है,
ज़्यादा भी खर्च कर देती है। तो ज़्यादा खर्च करती है तो 2-4% तक माना जाता है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खर्च होता है तो फिर हो जाता है, उसको हम कहते हैं डेफिसिट हो गया, बजट में लॉस हो गया। मतलब आप सोचे थे 100 रुपये आपको दिया गया, खर्चा करके 120 रुपये आ गए। 102, 3, 105 रुपये तक करिएगा तो होगा, चलो भाई ठीक है। 120 रुपये खर्च कर दिए तो लगेगा ना कि आप बजट से ज़्यादा खर्च कर दिए। तो जो बजट से आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसको कहते हैं डेफिसिट। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे या किसी भी गवर्नमेंट को देखेंगे कि होता है कि 45 लाख करोड़ हम खर्च करें कितना दिन में, 12 महीना में, ये मालूम चलता है कि इनका 9 महीना में ही पैसा खत्म हो गया, 10 महीना में ही पैसा खत्म हो गया, तो बाकी का जो 2-3 महीना है उधार लेके काम चलता है। तो उधार लेंगे, कहाँ से लेंगे? आरबीआई से उधार ले लेते हैं, चाहे वर्ल्ड में और एजेंसी है वहाँ से उधार लेते हैं, ठीक है। तो इस बार का जो एस्टिमेट बनाया गया है कि हमारा बजट तो है 45 लाख करोड़ का, लेकिन हमारा जो डेफिसिट होगा वो कितना होगा? फिजिकल डेफिसिट हमारा होगा, कितना होगा? 5.9%। यानी कि जो जीडीपी है हमारा, जीडीपी है 45, इसका हम 5.9% तक हमारा डेफिसिट हो जाएगा, लेकिन हम इससे ज़्यादा खर्च करेंगे, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इसका फिजिकल डेफिसिट कितना होगा? 5.9%, जो बजट में कहा गया है, और एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। और इसको, ये तो हो गया आपका 2023-24 का, लेकिन हम आगे वाले सालों में 2025-26 तक इसको हम फिजिकल डेफिसिट घटा के लाएंगे 4.5% पर। ये दोनों डाटा याद रखेंगे आप, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट कितना कहा गया है बजट में, तो 5.9%। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2025-26 तक हमारा टारगेट कितना फिजिकल डेफिसिट करने का, ये हमारा एम है, टारगेट है ना, 4.5%, ठीक है। दोनों डाटा हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब स्टेट की बात किया जाए, स्टेट का अगर जीडीपी की बात करें तो वहाँ पे कहा गया है कि आप 3.5% तक अगर आप डेफिसिट करते हैं तो इसकी परमिशन हम आपको दे रहे हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहा है बिहार को या झारखंड या कोई भी स्टेट को कि आपका जो बजट है 100 रुपया, तो उसमें आप अगर 103 रुपया 50 पैसा तक खर्च करते हैं ना, तो इसकी अनुमति आपको है, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, है ना। क्योंकि सरकार का बजट ही छोटा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन काम तो करना है, डेवलपमेंट का तो बहुत सारे इशू है। तो 3.5% तक अगर आपका डेफिसिट होगा तो इसको अच्छा माना जाएगा, कुछ बुरा नहीं है, जिसमें 0.5% आपका इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल कैसे बन सकता है, यहाँ पे सवाल बन सकता है कि स्टेट के लिए जो बजट में कहा गया कि कितना परसेंट तक डेफिसिट की अनुमति है, परमिशन है, वो होगा 3.5%, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना परसेंट होना चाहिए? 0.5%, ठीक है। देखिए ऐसे ही फैक्चुअल सवाल यहाँ पे बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अब इतना हो गया। अब चलिए कुछ सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा गया है कि हम मिलेट की बात किया गया है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको श्री अन्न के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, श्री अन्न के नाम से मिलेट को। देखिए मिलेट के बारे में 2-3 चीज़ जान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट के बारे में बात करें, मिलेट क्या होता है? मोटा अनाज होता है। और यह जो मिलेट है, मोटा अनाज है, भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ये आ सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। हैदराबाद में मिलेट का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मिलेट इंस्टीट्यूट कहाँ पे बन रहा है? हैदराबाद में बन रहा है, ठीक है। एक बना है एग्री एक्सीलरेटर फंड। एग्री एक्सीलरेटर फंड बना है, किसके लिए बना है? ग्रामीण सेक्टर के लिए, गांव के लोगों के लिए स्पेशली बना है, यूथ के लिए। ये क्या करेगा?
स्टार्टअप अगर आपको करना है गांव के, अगर आप ग्रामीण सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको यह मतलब आपको स्टार्टअप करने में मदद करेगा एग्री एक्सेलेरेटर फंड। आप इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। एक बना है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, बागवानी के बारे में बात की गई है। बागवानी की बात करें तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम एक स्टार्ट किया गया है, जिसका बजट है आपका 2200 करोड़ रुपया। ठीक है, आप इसमें बस यही याद रखेंगे, बागवानी में जो बजट है 2200 करोड़ रुपये का है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। श्री अन्न आपका हो गया यहाँ पे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मछली पालन पे बात किया गया है। मछली पालन का एक योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसका बजट हमारा 6000 करोड़ का, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है सप्तऋषि। बजट में 7 पिलर पे फोकस किया गया, उसको नाम दिया गया है सप्तऋषि। तो आपसे डायरेक्ट ये भी सवाल बन सकता है कि बजट में जो 7 पिलर पे फोकस किया गया है उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है उसका, सप्तऋषि, सप्तमुनि वगैरह कुछ और इससे मिलता जुलता कुछ नाम दे दिया जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, यही है सप्तऋषि, यहाँ से सवाल आपका बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं शुरू से क्या है। 1 नंबर पे देखें, पहले यूथ की बात, इधर से चलते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, पहले हमने ऊपर आपको बताया। दूसरा कहा गया है रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ये कहाँ से संबंधित है, अगर मेंस का आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, मेंस देने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच क्या है, अंत्योदय है। ये किसका सिद्धांत है, यही तो गांधी बोलते थे कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, यही अंत्योदय है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। चौथा अनलीजिंग द पोटेंशियल पे। ठीक है, 5वां है ग्रीन ग्रोथ पे, 6ठा यूथ पावर पे, 7वां है फाइनेंशियल सेक्टर पे। 7वां आप याद रखेंगे, इसमें कुछ और पूछ देगा, मानते हैं एक टॉपिक डाल दिया नेशनलिज्म, है ना, ऑप्शन में नेशनलिज्म डाल देगा, उसको हटा दीजिएगा। मानते हैं एजुकेशन की बात कर दिया, एजुकेशन एंड हेल्थ डाल देगा, उसको हटा दीजिएगा। 7 आप एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो सप्तऋषि की बात कहा गया है, इसमें कुछ पॉइंट है, हम उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए क्या करेंगे, 500, हम एक आकांक्षी जीरा आपने सुना होगा, इस बजट में हम आकांक्षी ब्लॉक की बात की गई है। हम ब्लॉक बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाएंगे। आपसे डायरेक्ट सवाल यही बन सकता है कि कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक की बात की गई है, तो 500 कहा गया है। ठीक है, ये सवाल बन सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीवीटीजीएस की बात की गई है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक की बात की गई, कितना है ये, 500 है। ठीक है, इसके पहले हम बात करते थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन इस बार हम डिस्ट्रिक्ट से एक पहल आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं ब्लॉक तक। ठीक है, इससे ये भी उम्मीद किया जा सकता है कि अगले बजट में या उसके अगले बजट में हम देखेंगे हम विलेज पंचायत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यानी कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, तब विलेज पंचायत तक पहुंच रहेंगे, ये आगे की बात हो गई, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो कितना ब्लॉक है हमारा, 500 ब्लॉक है, बजट में जिक्र किया गया है, सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG। ठीक है, यहाँ से सवाल बिल्कुल बनेगा, आप इसको बहुत याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए है क्या, हमने ट्राइबल के बारे में पढ़ा है, ट्राइबल में भी आप देखेंगे, देखिए आम लोगों में देखेंगे तो ट्राइबल लोग थोड़ा पिछड़े होते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा मुख्य धारा में वो कम जुड़े होते हैं। ट्राइबल में ये बात कर रहा है पार्टिकुलरली वल्नरेबल, मतलब इनमें भी और जो पीछे दबे हुए लोग हैं उनकी बात कर रहा है, उनको कहते हैं PVTG। ठीक है, इनके लिए कहा गया है, बजट में प्रावधान रखा गया है 15,000 करोड़ का। इनके डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। और कहा गया है कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे हम 740 एकलव्य स्कूल बनाएंगे।
आपसे यहाँ पे 2-3 सवाल बन सकता है कि पीवीटीजी के लिए कितना का फंडिंग रखा गया है। फंडिंग रखा गया 15,000 करोड़ का, ठीक है। दूसरा सवाल बन सकता है कितना एकलव्य स्कूल खोला जा रहा है, 740। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इस पे सवाल बन सकता है, एक कमीशन बना था, इस पे कमीशन बना था ढेबर कमीशन, ढेबर कमीशन, ठीक है। ये कब बना था, 1973 में बना था। ये ढेबर कमीशन आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ढेबर कमीशन 73 में किसके लिए बनता है, ये बनता है पीवीटीजी के लिए बनता है। ये यूपीएससी इस पर कई बार सवाल बना चुका है, पीटीओ में बनाया सवाल, मेंस में बनाया है, तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सवाल बन सकता है। बजट में अगर 4-5 सवाल कोई इंपॉर्टेंट है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक के बारे में कुछ कहा गया है, हम एक एक पॉइंट पे बाकी सारा चीज़ हम उसको देख लेंगे। कर्नाटक के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे एक है ऊपरी भद्रा परियोजना बन रहा है। ये परियोजना क्या है, कर्नाटक में बहुत सारा जो एरिया है जहाँ पे सूखा है, तो उसको हम जो नदी है, नहर है, उससे जोड़ के सूखा प्रभावित एरिया वहाँ पे हम एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे। तो आपसे ये सवाल बन सकता है कि ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, बस खत्म, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनेगा। एक है भारत श्री। भारत श्री क्या कहता है, ये कहता है कि हम जितने पांडुलिपि है हमारे पास, सारे पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, सारे मैन्युस्क्रिप्ट को, पांडुलिपि को हम डिजिटल करेंगे, डिजिटल में रखेंगे कि आने वाले सालों तक वो सब सुरक्षित रहे, उसका डॉक्यूमेंट रहे, लोग पढ़ ले, ठीक है। जेल की बात की गई है। जेल में क्या है, आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र के बारे में, पिछला एग्जाम में करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र एक योजना लाया था कि जो लोग जेल में हैं, अब जैसे घर में 5 मेंबर है, पति पत्नी है और 3 बच्चे हैं, पति किसी कारण से जेल में चला गया, वो चला गया तो क्या होगा, अब घर का अर्निंग सोर्स वहीं था, वहीं चला गया जेल में, तो ये तो सजा काट रहा है, जो घर का मालिक है, जो हेड है, वो तो सजा काट रहा है, अर्निंग सोर्स इसी के पास था। लेकिन जो बाकी 4 लोग हैं, उसकी वाइफ है और 3 और लोग हैं, अर्निंग सोर्स खत्म हो गया। जब अर्निंग सोर्स ही खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं 4 लोग, तो समझिए ये लोग भी जेल ही काट रहा है ना, गरीबी में जी रहा है, भूखमरी में जी रहा है, तो सबसे बड़ा जेल तो ये काट रहा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि जेल में जो लोग हैं उनके लिए कुछ हम राहत देंगे, ये सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आया था। लेकिन उससे इनिशिएटिव लेते हुए केंद्र सरकार ने जेल के लिए एक परियोजना लाई है, और इसमें कहा है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं, कई बार आप देखते हैं कि गरीबी में लोग मतलब बेल कराना है, बेल कराने का पैसा नहीं है, 10,000 रुपये लग रहा है बेल कराने में, 10,000 रुपये उसके पास नहीं है कि पैसा दे और बेल कराए, है ना। तो जो भी व्यक्ति गरीब हैं, जो बेल कराने में जमानत राशि देने में असमर्थ हैं, मतलब नहीं दे सकते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा, किसमें, आपको बेल कराने में, मतलब जमानत के लिए, जमानत के लिए, ये गरीब लोगों के लिए है, ठीक है। ये अच्छा पहल है। चलिए अब रेलवे की बात कर लेते हैं, रेलवे में 2-4 काम हुआ है। देखिए अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे में कहा गया है कि 2.40 लाख करोड़। देखिए बजट में जो भी प्रावधान होता है ना, लाख करोड़ में होता है, ठीक है। हम लोगों का जो भी होता है 1000 में होता है, बजट में लाख करोड़ में होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि घर से कितना रुपया आता है, तो आप बता दिए 10,000 आता है, लेकिन बजट में लाख करोड़ में काम चलता है, ठीक है। तो अगर कहीं हम लाख करोड़ लिखना भूल जाएं तो आप समझ जाइएगा वही है। 2.40 लाख करोड़ रुपया जो है रेलवे को दिया गया है, और कहा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब तक का इतिहास का सबसे ज़्यादा फंड है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे को कितना दिया गया कैपिटल फंड में, तो ये है 2.40 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक है आई गॉट। आई गॉट क्या है, ये आई गॉट कर्मयोगी पहल है। यह क्या करेगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आई गॉट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देगा, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा, बस इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछेगा। आपसे पूछा था आई गॉट किससे संबंधित है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेनिंग देगा, ठीक है। एक है विवाद से विश्वास 1 और एक है 2, आप दोनों याद रखेंगे, सवाल यहीं से बन जाएगा, 1 में कुछ दे देगा, 2 में कुछ दे देगा, कहेगा कौन
मैच है, कौन मिसमैच है, आपको खोजना होगा वहाँ पे। एक विवाद से विश्वास 1 है, जो 1 है वो बात करेगा एमएसएमई की, ठीक है। जो दूसरा है वो बात करेगा आपका सरकार, और सरकार का जो उपक्रम है जैसे एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, है ना, आईओसीएल हो गया, मतलब जो भी सरकार का अपना अपना बड़ा बड़ा कंपनी है, एजेंसी है, उसकी बात करेगा। मतलब सरकार से जुड़ा हुआ है ये सरकारी उपक्रम जो होता है, आप कहते हैं सेल भेल गेल जो कंपनियां होती है वो सब की बात करेंगे, है ना। जो सरकार जो कंपनी चलाती है, जो पीएसयू आप कह सकते हैं, ठीक है, पीएसयू कह सकते हैं। गवर्नमेंट और पीएसयू के बीच की जो बात होगी वो होगी विवाद से विश्वास तक 2 में, और जो विवाद से विश्वास 1 होगा वो एमएसएमई सेक्टर में होगा। अब एक करेगा क्या क्या काम करेगा ये विवाद से विश्वास 1, क्या करेगा कि जो भी आप देखेंगे एमएसएमई में चीज़ें हैं, जैसे आपको एमएसएमई सेक्टर में पहले आप क्या करिएगा, लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, लाइसेंस लीजिएगा, सर्टिफिकेट बनवाइएगा वगैरह वगैरह, लोन लेना है, कहाँ से क्या करना है, तो जो भी आपका काम होगा ना उसमें सारा काम को आसान करेगा ये प्लेटफॉर्म होगा विवाद से विश्वास। और गवर्नमेंट और पीएसयू के बीच में जो भी काम होगा उसको आसान करेगा विवाद से विश्वास 2, ठीक है। तो आप दोनों याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बन सकता है। एक है जन विश्वास बिल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 42 जो बिल थे हमारे पास, जो एक्ट थे, 42 एक्ट थे, इन सबको मर्ज कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है, और 42 एक्ट को मर्ज करके लाया है जन विश्वास बिल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जन विश्वास बिल जो लाया गया है उसमें जन विश्वास विधेयक जो लाया गया है उसमें कितने बिल को संशोधन किया जाएगा, 42, ठीक है, ये नंबर याद रखेंगे। एक है लाइफ इनिशिएटिव, क्या है, ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। आप अपने जीवन को गति देने के लिए, जीवन शैली को सुधारने के लिए, पर्यावरण के लिए आप थोड़ा अवेयर रहें, इसके लिए लाइफ एक पहल स्टार्ट किया गया है। इसकी चर्चा वित्त मंत्री ने भाषण में कहा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइफ किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हम अपने जीवन शैली को बेहतर करें वगैरह वगैरह है, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी बात कही गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन में आपसे इतना पूछा जा सकता है कि कितना का इसका बजट है, 19,700 करोड़ का है। ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, ठीक है, पीटी में इतना ही आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम 13 गीगावाट की बात की गई है, और ये कहाँ पे कहा गया है, लद्दाख में होगा इसका। तो आपसे 2 सवाल बन जाएगा कि बजट में 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा की गई है, कौन स्टेट में या कौन केंद्र शासित प्रदेश में होगा, लद्दाख। ये भी बन सकता है कि लद्दाख में कितना गीगावाट पावर रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा बजट में की गई है, वो होगा 13 गीगावाट, ठीक है। एक देखते हैं पीएम परिणाम, ये हम आपको नहीं बताएंगे, हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया है, आप इसको याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, ये उर्वरक से संबंधित है ना, खाद से संबंधित है। दूसरा इसी में है एक गोवर्धन प्रोजेक्ट है। गोवर्धन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन, ठीक है, ये इसका नाम है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गोवर्धन प्रोजेक्ट में 500 नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, प्लांट बैठाए जाएंगे, बस खत्म, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है। एक मिष्टी योजना है, ये भी हम आपको बताए थे। मिष्टी किससे संबंधित है, मैंग्रोव से संबंधित है, ठीक है। बस देखिए यहाँ पे वन लाइनर नहीं पूछेगा, मिष्टी किससे संबंधित है, पीएम परिणाम किससे संबंधित है, ठीक है, गोवर्धन के कितने प्लांट बनाए जाएंगे, बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पीएम कौशल विकास योजना 4.0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। अब 4.0 इसमें है क्या, इस योजना में हम देखेंगे कोडिंग की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, 3D प्रिंटिंग की बात की गई है, रोबोटिक्स की बात की गई है, और मानते हैं चौथा ऑप्शन में डाल दिया इसमें हॉस्पिटल, तो आप इसको काट देंगे, हॉस्पिटल की बात नहीं की गई है। मतलब 4.0 में जितना आप देखें कि हाईटेक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ है, उन सब की बात की गई है इसमें। पीएम कौशल विकास योजना
मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित है, कोडिंग है, एआई है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, इसमें हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन बन जाएगा, तो आप इसको हटा दीजिएगा। चाहे अगर दे देगा इसमें एजुकेशन, ठीक है, तो ये भी आप हटा देंगे, ये सब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। आप देख लेंगे कुछ टूरिज्म में क्या क्या है हमारा। टूरिज्म में एक दो पहाड़ है, इसमें और कुछ है नहीं, बस पहाड़ का नाम याद रखेंगे, वहीं से सवाल बनेगा। देखो अपना देश, आओ भाई देखो अच्छे से अपना देश, टूरिज्म करो, घूमो फिरो और अपना देश देखो, ठीक है। एक और आपको चलाया गया स्वदेश दर्शन योजना, बस आप ये सब याद रखेंगे, इसमें और कुछ डिटेल पढ़ने लिखने का है नहीं, ठीक है। एक चलाया गया आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तो पिछले बजट में भी था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये है कि जो भी सीमावर्ती एरिया है, बॉर्डर एरिया जो है, वहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे पर्यटन के लिए, और पर्यटन को वहाँ पे विकसित करेंगे, ठीक है। पहले तो उस जगह का जो बॉर्डर एरिया है उसका हम डेवलपमेंट करेंगे, जब डेवलपमेंट होगा तब यहाँ पे हम टूरिज्म करेंगे, ठीक है। ये सब है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। पिछली बार सवाल ये भी पूछा भी था यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, एक बात कहा गया महिला सम्मान बचत पत्र योजना, आप इसमें बस इतना ही याद रखेंगे कि अभी जो चलाया जा रहा है अमृत महोत्सव, अमृत काल है, हर बात में कहा जा रहा है अमृत काल, लेकिन आप देखेंगे कि अभी एक आरबीआई का एक डेटा आया था कि जो स्मॉल सेविंग है लोगों का 50 साल का सबसे लोवेस्ट पे चला गया है, सबसे कम लोगों का सेविंग हो रहा है 50 साल में, मतलब लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा है, लोग कमा रहा है, रोटी दाल खा रहा है, बस खत्म हो जा रहा है, उसी में बच नहीं रहा पैसा, अब तक के 50 साल में सबसे लोवेस्ट में चला गया है, ठीक है। लेकिन इसको कहा जा रहा है अमृत काल, और इसमें कहा गया महिला सम्मान बचत योजना, हालांकि महिलाओं के पास पैसा बच ही नहीं रहा है, लेकिन सम्मान हो रहा है, योजना तो ऐसे ही चला रहा है, ठीक है। इसको चलाया जा रहा है, ये कब तक चलेगा, मार्च 2025 तक चलेगा, मार्च 2025 तक चलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, बजट में इसका जिक्र किया गया है, आप भी पढ़ लीजिए, होना जाना तो इसे कितना है आपको ही पता है। आपसे यहाँ पे 2 सवाल बन सकता है कि अभी महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाया गया है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, और एक कब तक चलेगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, मार्च 2025। क्यों, 24 में इलेक्शन है, हम जीत जाएंगे, अगले साल ख़त्म कर देंगे, आप जानिए आपका काम जाने, ठीक है। यही इसका पर्पस है भाई, पर्पस तो है महिलाओं को सेविंग करना, लेकिन कमाई होगा तब ना बचत होगा, कमाई ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना बात हो गया, ये सब लिखा हुआ है, योजना में खाता कैसे खोलें ये सब जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इनकम टैक्स में देख लेते हैं। इनकम टैक्स में कहा गया है, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए, 7 लाख तक आपका इनकम है, आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। पहले देखेंगे 6 स्लैब होता था, टैक्स का 6 स्लैब होता था, अब इसको कम करके 5 स्लैब कर दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स का स्लैब घटाया गया है, बढ़ाया गया है, कितना किया गया है, आप याद रखेंगे, पहले से घटाया गया है, पहले 6 था 5 हो गया है। अब हम 2-4 टॉपिक देख लेते हैं कि बजट में कुछ योजना पे बहुत ध्यान दिया गया है, वो कौन सी योजना है, यहाँ से सवाल बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। एक है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें, इसमें कितना खर्च किया गया है, 79,590 करोड़, मतलब 79,590 करोड़ रुपया इसमें प्रावधान रखा गया खर्च करने का। और यह जो पहले से पिछले साल से अगर हम बात करें 66% बढ़ गया है, ये भी डाटा याद रखेंगे। यहाँ से 2 डाटा याद रखेंगे, पहला पीएम आवास में कितना खर्च किया जाएगा, 79,590 करोड़, और पिछले साल से बजट का जिक्र करें तो 66% इसमें ग्रोथ हुआ है। 2 नंबर पे है आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन इसमें किया गया है 70,000 करोड़, ठीक है। 3 नंबर पे है मनरेगा। मनरेगा में 60,000 करोड़। 4 नंबर पे है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये है 60,000 करोड़, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका योजना। 4 योजना है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है सरकार की, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि।
अब कुछ मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे कि कौन मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। एक नंबर पे आएगा आपका डिफेंस। डिफेंस में हमने पहले भी आपको बताया था कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमने वहाँ पे कितना बताया था आपको, 2.40 लाख करोड़ एक कैपिटल के लिए दिया गया था। मतलब ये एसेट क्रिएट करिएगा आप, जैसे कि पटरी बिछाइएगा, नए नए स्टेशन बनाइएगा, इसमें खर्च होगा 2.40 लाख करोड़। ठीक है, हम रेलवे की बात कर रहे थे, ये डिफेंस है। ठीक है, देखिए डिफेंस में कितना कहा गया है, 5.94 लाख करोड़, 5.94 करोड़ किया गया है। 2 नंबर पे देखेंगे रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड में कितना कहा गया है, 2.70 करोड़। हम रेलवे यही आपको बता रहे थे, रेलवे में कहा गया है कि कैपिटल, देखिए रेलवे में जो भी आप खर्च करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल ही करेंगे, तो 2.40 लाख करोड़ करेंगे कैपिटल। अब रेलवे में कुछ सैलरी भत्ता भी होता है, वो रेवेन्यू में चला जाएगा, लेकिन रेलवे में आप 2.40 कहीं मिलेगा, कहीं पे 2.41 मिलेगा, बात बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि, और यह अब तक का सबसे टॉप में सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा पैसा अभी तक नहीं दिया गया था रेलवे को। तो टॉप मिनिस्ट्री कौन सा है, डिफेंस, रोड एंड ट्रांसपोर्ट किसका है, नितिन गडकरी का है, और रेलवे इसमें किया जाएगा 2.40 4 जो भी है लाख करोड़ रुपया, आप इसको याद रखेंगे। अब 2-3 डाटा और है, देख लेते हैं। टीबी के बारे में कहा गया है कि हम टीबी को 2025 तक ख़त्म करेंगे। मलेरिया के बारे में कहा गया है कि हम मलेरिया को 2030 तक ख़त्म करेंगे। सिकल सेल एनीमिया को कहा गया है कि हम 2047 तक ख़त्म करेंगे। बस इतना डाटा सफिशिएंट है, बजट में इससे ज़्यादा अब नहीं पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।